ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है। जो हमारे पास एक प्लैंक के ऊपर, प्लैंक सफिशिएंटली लॉन्ग है, टेंशन मत लेना, और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ठीक है। नाउ ये जो ग्राउंड है दैट इज स्मूथ। ब्लॉक ए और बी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। बी सफिशिएंटली लॉन्ग है, डोंट वरी। नाउ यहां पर एक दूसरा ब्लॉक आ रहा है सी विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट, ठीक है। यहां का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है 0.5। ए का मास है m, बी का मास है 2m, सी का मास है m, ठीक है। तो सवाल यह पूछा गया है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी and total heat due to friction and the total heat due to friction। ये चीज हमें निकालनी है। तो हम ये किस तरीके से निकालेंगे, इसके बारे में क्या विचार है। ओके दोस्तों, एक बात को समझो, जैसे कि हम लोगों ने बार बार बोले हैं, ध्यान देना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ए ऑन द collision between B and C। बी और सी के कलिजन में ए का कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं है। पहले ये बात को हमें यहां पर समझना है, ठीक है। सो बी और सी का कलिजन इंडिपेंडेंट है, तो पहले उस कलिजन को एनालाइज कर लेते हैं। इसका मास है m और इसका मास है 2m। इनिशियली m जो है वो इस तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, ये रेस्ट पर है। फाइनली ये वाला इस तरफ जा रहा है v1 से और ये इस तरफ जा रहा है v2 से। मैं इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। यहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है हमारा 0.5, ठीक है। नाउ मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगा, mv नॉट इज इक्वल्स टू mv1 प्लस 2m v2। m कैंसल्स आउट, सो v नॉट इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। ये पहला एक इक्वेशन आएगा। और दूसरा इक्वेशन जो E का बनाऊंगा, E दैट इज इक्वल्स टू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, v2 माइनस v1 बाई v नॉट। तो मेरे पास आ जाएगा 2v2 माइनस 2v1 दैट इज इक्वल्स टू v नॉट, ठीक है। अब v1 से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे बेसिकली v2 को निकालना है। तो v2 को निकालने के लिए ऊपर वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो 2v1 कैंसल्स आउट, तो यहां पर बनेगा 4v2, यहां पर है 2v2, तो मेरे पास 6v2
इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3v0। सो मेरे पास v2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, v0/2। ठीक है, v2 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v0/2। एंड बाय द वे v1 का वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो v1 कितना आ जा रहा है, v1 मेरा 0 है, v1 मेरा 0 है। ये वाला बॉडी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और 2m वाला जो है वहां पर हमारा वो v0/2 से आगे बढ़ना चालू करेगा, राइट। सो नाउ एज b starts to move, as b starts to move, kinetic friction will act between A and B, right? A और B के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा लगना चालू हो जाएगा। सो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा लगना चालू हो जाएगा तो इन दैट केस समझो व्हाट विल हैपन, ए का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी, बी का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के ऊपर फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू mg, और फ्रिक्शन जो है वो बी के ऊपर डेफिनेटली मेरा बैकवर्ड लगने वाला है और बी के ऊपर बैकवर्ड फ्रिक्शन होगा म्यू mg। सो ए विल एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन एंड बी विल एक्सपीरियंस रिटार्डेशन। तो सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू जी और रिटार्डेशन ऑफ बी यानी ए बी जो होगा दैट विल बी माइनस म्यू जी बाई 2। ये हमारा एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन आ गया, ठीक है। सो दोनों फाइनली एक कॉमन वेलोसिटी पे एग्री मारेगा। तो पहले मैं ये देख लेता हूं किस टाइम पे कॉमन वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज 0 प्लस म्यू जी टी और वेलोसिटी ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v0/2 माइनस म्यू जी बाई 2 इंटू टी। सो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, म्यू जी टी इज v0/2 माइनस म्यू जी टी बाई 2। सो 3 म्यू जी टी by 2 is equals to v0/2। 2 is cancelled, t का वैल्यू आएगा v0/3 म्यू जी। और ये t को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉमन वेलोसिटी मेरा जो आएगा that will be equals to mu g into t, that will be equals to v0/3। ये हमारा कॉमन वेलोसिटी है। ओके, अब इसके अलावा और क्या पूछा है, जो कितना हीट फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। सो यहां पर कलिजन हो जाने के बाद देखो, यहां पर हाफ mv0 स्क्वायर को देखना नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इस वाले कलिजन पर भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, वो डेफिनेटली फ्रिक्शन के कारण नहीं है, ठीक है, वो नहीं गिनना है। तो आफ्टर फर्स्ट कलीजन क्या लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज हाफ इंटू 2m इंटू v0 का होल स्क्वायर। So that will be equals to mv0 square by 4। और जो हमारा जब कॉमन वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसके बाद ही तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू होगा
और फ्रिक्शन हमारा वर्क करना बंद करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज हाफ इंटू 3m इंटू V0/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू mV0²/6। राइट। सो ऑब्वियसली बात है, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी माई हीट। तो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो सिंपली कितना आएगा, यहां पर आएगा 12। सो हीट इज इक्वल्स टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू mV0²/12। दैट इज द हीट। आई होप यहां पर ये समझ में आ गया होगा जो इस टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इसके बाद अब हमारा और एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आता है, दैट इज द स्ट्रिंग जर्क प्रोफाइल। तो उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस अब हमें देखना है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है। हमारा यहां पे एक नॉर्मल पुली है और ये वाले पुली पे दोनों तरफ मास m लटका हुआ है। ठीक है। एक स्ट्रिंग के सारे दोनों सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे लटका हुआ है, लाइक दिस। ये वाला पॉइंट को P बोल दो, ये वाला पॉइंट को A बोल दो। ठीक है। ग्रेविटी जो है वो हमारा इस डायरेक्शन पे है, ग्रेविटी जो है वो हमारा इस डायरेक्शन पे है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, इस इंस्टेंट पे यहां पर एक स्मॉल m का पार्टिकल V0 से इस तरफ जा रहा है, एक बुलेट नीचे से V0 वेलोसिटी से अंदर जा रहा है। सो यहां पर जो कॉलिजन हो रहा है उसका E जो है वो हमारा 0 है। इस पॉइंट का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 है, यानी बुलेट जो है वो ब्लॉक के सीधा अंदर जाके घुस जाएगा और वहीं पे रह जाएगा। ठीक है। अब उसको कॉलिजन बोलो या बुलेट का घुस जाना बोलो, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, पीए का जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल। सो दो सवाल है। पहला, एल का मिनिमम वैल्यू सच दैट राइट ब्लॉक does not hit the pulley. Right block does not hit the pulley. ओके, पहला ये। और दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है वो ये, जो फाइंड टोटल लॉस इन मैकेनिकल, total loss in mechanical energy between the instants, कौन कौन सी दो इंस्टेंट, collision occurs and left block starts
मूविंग अप। लेफ्ट ब्लॉक वापस ऊपर की तरफ मूव्स करना चालू करेगा और जो हमारा ए इन दोनों ब्लॉक में हमारा जो कॉलिजन हुआ है, उन दोनों ब्लॉक के बीच का जो कॉलिजन, उसके इंस्टेंट के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कितना इन्वॉल्व है वो हमें निकालना है। सो दोस्तों लेट्स सी क्या हो रहा है। अच्छा, पहली बात, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द कॉलिजन। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द कॉलिजन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फाइनाइट फोर्स है, तो उसका इंपल्स जो होगा वो डेफिनेटली हमारा जीरो होगा। सो ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन कॉलिजन। तो कॉलिजन के इंस्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरा मास है m, दूसरा मास v0 से आके टकरा रहा है, तो इवेंचुअली ये पूरा चीज एक 2m का मास बन जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये अब हमारा v0/2 से ऊपर जाना चालू करेगा। अच्छा, जैसे स्मॉल m को वो वेलोसिटी मिलेगा, राइट वाला स्मॉल m को वो वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग हमारा पुश नहीं कर सकता है, तो एज अ स्ट्रिंग कैन नॉट पुश, एज अ स्ट्रिंग कैन नॉट पुश, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर द collision, just after the collision, the string will become slack। स्ट्रिंग तुरंत हमारा स्लैक हो जाएगा, और स्ट्रिंग जैसे ही हमारा स्लैक होगा, अच्छा इसको मैं ब्लॉक कैपिटल ए नाम दे देता हूं, और ये वाले को मैं ब्लॉक कैपिटल भी नाम दे देता हूं। स्ट्रिंग जैसे ही स्लैक करेगा, बी विल हैव फ्री फॉल। नाउ बी का तुरंत फ्री फॉल होना चालू हो जाएगा, राइट। यानी व्हाट विल बी द सिनेरियो जस्ट आफ्टर इट बिकम स्लैक, हमारा बी जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और ये एक्सीलरेशन जी के साथ नीचे आएगा, और ए जो है इसका अपवर्ड वेलोसिटी है v0/2, और ये एक्सीलरेशन जी से डाउनवर्ड हो जाएगा। अच्छा, नाउ देखो, ऑब्वियस सी बात है इनिशियली ए का स्पीड ज्यादा रहेगा, बी का स्पीड कम, तो ए तेजी से धागा को अनवाइंड करना चालू करेगा, ठीक है, धागे को जो है वो और ज्यादा स्लैक करेगा, बी उतना तेजी से धागे को ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, धागा और ज्यादा स्लैक होता रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है ए का रिटार्डेशन हो रहा है, बी का एक्सीलरेशन, सो डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा जहां पर ए और बी का वेलोसिटी इक्वल आएगा। बट ए और बी का वेलोसिटी इक्वल होने से कुछ नहीं होता है, अभी भी धागा स्लैक रहेगा, बट हां इस पॉइंट के बाद ए का वेलोसिटी और ज्यादा कम हो जाएगा, बी का वेलोसिटी अब ए का वेलोसिटी से ज्यादा होगा, तो यहां पर वो धागे का अनस्लैकिंग प्रोसेस जो है वो चालू करेगा। तो ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जहां पे ए का ऊपर का डिस्प्लेसमेंट
और बी का नीचे का डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों हमारा इक्वल हो जाएंगे। यानी एक पॉइंट आएगा जहां पर एक्स से अपवर्ड विल बी इक्वल्स टू एक्स बी डाउनवर्ड, एंड देन string will again become tout। स्ट्रिंग जो है वो वापस हमारा टाउट हो जाएगा। अच्छा, ये लिखते हुए मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स से क्या लिख सकता हूं? v0 बाई 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एंड सिंपल सी बात है, मैं अगर हाफ को खत्म कर दूं तो v0 t इज इक्वल्स टू 2 gt स्क्वायर, टी टी कैंसल्ड, तो t मेरे पास सिंपली आ जाएगा v0 बाई 2g। इस टाइम पे धागा वापस मेरा टाउट होगा। अच्छा, उस टाइम पे va कितना होगा? उस टाइम पे va कितना होगा? v0 बाई 2 माइनस g इंटू टी। उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में? एंड वी बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू v0 बाई 2। ये सिनेरियो होगा v और vb का, राइट। बट जैसे ही धागा अब हमारा टाउट होगा तो तुरंत स्ट्रिंग हमारा एक इंपल्सिव टेंशन प्रोवाइड करेगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां पर देखूं, इंस्टेंट्स को एनालाइज करूं, तो कुछ ए वाले पोजीशन हो रखा है, बी हमारा यहां पर है, ए हमारा यहां पर है। ए का जो वेलोसिटी है वो इस इंस्टेंट पे 0 है, और बी का जो वेलोसिटी है वो इस इंस्टेंट पे है v0 बाई 2। और जैसे ही ये पोजीशन में आएगा तो ये धागे को फाड़ने का ट्राई करेगा, जिस कारण पे स्ट्रिंग यहां पर एक अपवर्ड इंपल्स प्रोवाइड करेगा जेटी, और स्ट्रिंग यहां पर भी एक अपवर्ड इंपल्स प्रोवाइड करेगा जेटी। एंड जिस कारण पे जैसे ही ये इंपल्स लगेगा तो A विल एक्वायर एन अपवर्ड वेलोसिटी V, और B में वेलोसिटी में कमी आते हुए डाउनवर्ड V होगा, जो कि धागा टूटने से बच जाए, राइट। ध्यान रखना, इधर का मास है m, यहां का मास है 2m। तो JT इज द impulsive tension at this instant। इस इंस्टेंट पे जेटी हमारा इंपल्सिव टेंशन है। एंड सो नाउ अगर मैं मोमेंटम के बारे में देखूं तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जेटी विल बी सिंपली 2mv, एंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेटी मोमेंटम को mv0 बाई 2 से घटा के mv करेगा। तो सिंपल सी बात है, जेटी mv0 बाई 2 v इज द कॉमन वेलोसिटी जो पार्टिकल्स हमारा एक्वायर करेगा। सो सिंपली अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास ये आ जाएगा जो 3mv इज इक्वल्स टू mv0 बाई 2, mm कैंसल्स,
v इक्वल्स टू v नॉट बाई 6। तो v नॉट बाई 6 के कॉमन वेलोसिटी से अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, लेकिन ध्यान देना राइट हैंड साइड मेरा भारी है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा हल्का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इस इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन होगा ये a डाउनवर्ड होगा और ये अपवर्ड होगा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली ये अभी भी और ऊपर जाएगा, ये अभी भी और नीचे जाएगा, टिल द टाइम ये राइट वाला ब्लॉक हमारा स्टॉप हो जाए। उसके बाद फिर ए भारी है, नीचे की तरफ खींचता हुआ लेकर आ जाएगा, बी अब ऊपर की तरफ मूव करेगा, करते 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 फाइनली बी जो है वो किसी एक इंस्टेंट पे जाके पुली को हिट कर देगा। अच्छा, सिंपल आर्टवुड मशीन से मैं ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? दैट इज 2m माइनस m बाई 2m प्लस m इंटू जी। तो ए जो है दैट इज इक्वल्स टू g बाई 3। ठीक है, समझ में आया? एंड फाइनली अगर मैं ध्यान दूं, सो v नॉट बाई 6 का वेलोसिटी फाइनली हमारे इसमें खत्म हो जाएगा, तो टाइम t लगेगा 0 इक्वल्स टू v नॉट बाई 6 g बाई 3 इंटू टी। तो t जो आएगा दैट इज अगेन v नॉट बाई 2g। इस टाइम पे हमारा A फाइनली ऊपर जाना बंद करेगा और B अब ऊपर जाना चालू करेगा। सो नेट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ A का नेट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू ये वाले टाइम के दौरान जितना किया है पहले वाले के दौरान। तो उसके लिए तो कितना करना पड़ेगा? सिंपली इस वाले राइट हैंड साइड में पुट कर दो, तो कितना आ जा रहा है? हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो दैट इज हाफ इंटू जी वी नॉट स्क्वायर बाई 4g स्क्वायर प्लस ये वाले टाइम पे जितना गया है दैट इज v नॉट बाई 6 इंटू v नॉट बाई 2g माइनस हाफ g इंटू v नॉट बाई 2g का होल स्क्वायर। ये मेरे पास नेट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये अगर हमारा नेट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वी आर लकी ये वाला टर्म कट गया। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है? वी नॉट स्क्वायर बाई 12g। ये ए का नेट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग दिस होल टाइम, राइट? मैंने कुछ गड़बड़ किया हो क्या? हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी, ये g बाई 3 है, सॉरी। हाँ, कुछ कटेगा नहीं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ इंटू 2g बाई 3। ठीक है, पहले ये वाला तो काट लेता हूं, 1 मिनट, जल्दी से 1 मिनट काट लेता हूं। ये g स्क्वायर कट गया, यहां पर भी g में से एक g कटेगा, एक g कटेगा हमारा, राइट? तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 24g। ठीक है, यहां पे 8 होगा, यहां पे 24 हो जाएगा, प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 12g। सो 24g का अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 3 प्लस 2 माइनस 1,
तो ये हो जाएगा 4/24, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाई 6G। तो इतना हमारा A का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये टच नहीं कर जाना चाहिए। तो L जो होना चाहिए, L दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाई 6G। मिनिमम इतना लेंथ तो चाहिए, अदरवाइज वो इसके दौरान ही हमारा पुली को हिट कर जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एनर्जी लॉस दो जगह पे हुआ है, यहां पर एक बार कोलिजन में और एक बार स्ट्रिंग जर्क में, क्योंकि वहां पर भी डेफिनेटली एनर्जी लॉस तो हुआ है। तो एनर्जी लॉस वो हुआ है कोलिजन प्लस स्ट्रिंग जर्क। अच्छा, कोलिजन में कितना हुआ है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m V0 स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू V0 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी m V0 स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर कोलिजन के दौरान तो सिंपल हुआ है m V0 स्क्वायर बाई 4 प्लस स्ट्रिंग जर्क में कितना हुआ है? अच्छा, स्ट्रिंग जर्क होने के जस्ट पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ m V0 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ m V0 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी एनर्जी कितना था? m V0 स्क्वायर बाई 8 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इंटू 3m इंटू V0 बाई 6 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 3m इंटू V0 बाई, तो कितना आ जाएगा? 3 और 36 कटेगा तो 12 होगा, तो माइनस m V0 स्क्वायर बाई 12। ठीक है, क्या मैं सही किया हूं? नहीं, 24, सॉरी, हाफ भी तो है। खैर जो भी है, यहां पर कितना आ जाएगा? m V0 स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा मेरे पास, और m V0 स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी लॉस्ट जो होगा that will be equals to m V0 square by 3। सो दो एनर्जी लॉस की जगह है, बाकी कहीं पर लॉस का कोई संभावना नहीं है। एक बार जब ये कोलिजन हुआ उस इंस्टेंट का लॉस वो निकालना है, प्लस जब ये वाले इंस्टेंट पे जब स्ट्रिंग हमारा वापस जर्क दिया, जब इंपल्सिव टेंशन दिया, उस टाइम के दौरान का लॉस, उन दोनों लॉस को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एनर्जी का लॉस जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा कोलिजन प्लस स्ट्रिंग जर्क का प्रोफाइल है। इसके रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन देखते हैं, बट उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो यहां पर समझ में आया होगा। ओके।